नमस्कार दोस्तों, अर्पित कुमार इंस्पायरिंग वर्ड में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के बीच आज नए टॉपिक लेकर आया हूं। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन कहाँ से आता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं कोई काम के लिए। तो आज हम उस पर बात करेंगे और मोटिवेशन की कौन कौन सी थ्योरी है उसके बारे में भी डील करेंगे। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि ये जो दिखावे के बादशाह बने फिरते हैं, ये जो दिखावे के बादशाह बने फिरते हैं, हर आंगन उनके भी बाजार में देखे हैं हमने। और मैं इस वे मौसम बारिश से क्यों डरूं, मैं इस वे मौसम बारिश से क्यों डरूं, ज़िंदगी में ऐसे मैंने कई बवंडर देखे हैं। तो डरना नहीं है, मोटिवेट रहना है। कोई भी समस्या है, कोई भी चीज़ आए, उसको लड़ना है, उसको करके दिखाना है कि कुछ भी होगा, कि हमको अपने अगर सर्वोत्तम जीवन में अपने सर्वोत्तम दिन कमाने हैं तो हमको कुछ बुरे दिनों से भी गुजरना पड़ेगा। तो उन बुरे दिन जो है उनमें हमको मोटिवेट रहना है, हमको वो करना है कि बहुत ज़्यादा हमको जो इतना मिल गया उसी में नहीं खुश रहना कि ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सब पे, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। अब बमों की बारिश हो रही, पुराने जाबाज सो रहे हैं, गुलाम दुनिया को कर रहा वो जिसकी ताकत नई नई है। तो मेहनत करना है, लड़ना है, ताकत लगानी है, दम दिखाना है कि जो पुराने थे वो पुराने हैं, अब हम नए तरीके से, नए युवाओं का देश है, लड़ेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और किसी भी सूरत पे अपने को बदलना है कि यूं ही गिरते गिरते एक दिन संभल जाऊंगा, बदला नहीं लूँगा किसी से, बस बदल जाऊंगा। तो अपने को बदलना है, मोटिवेट रखना है, मेहनत करते रहना है और सारी चीज़ होगी। तो अब हम डील करते हैं यहाँ पे मोटिवेशन कहाँ से आता है, मोटिवेशन के लिए कौन कौन सी थ्योरियाँ रिस्पॉन्सिबल है, कैसे मोटिवेशन काम करता है। तो मोटिवेशन एक प्रकार की साइकोलॉजी जो है, जो हमारे अंदर से जनरेट होती है, इंटरनल स्टेट से जनरेट होती है, जो हमको किसी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के लिए बढ़ाती है, काम करने के लिए कहती है कि आपको एक्शन लेना है। इससे हमारी कुछ डिजायर बनती हैं, कुछ बिलीव बनते हैं, कुछ नीड बनते हैं, फिर हम कुछ प्रोसेस करते हैं, फिर एक्शन करते हैं, फिर वो एक्शन रिजल्ट में जाता है, तब जाके वो चीज़ मोटिवेट होती है। तो वो सारी चीज़ें, उसके पीछे इमोशन भी एक बड़ा जिम्मेदार है। जैसा कि डैनियल गोलमैन कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस से ज़्यादा जो हमारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, वो इमोशनल इंटेलिजेंस से ज़्यादा इमोशनल क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है। कि अगर तुम इमोशनल आदमी की क्वालिटी को अच्छा कर दो तो भले वो इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन उनके इमोशन के दम पे वो अपने को इंटेलिजेंस से बेहतर कर लेगा और आपका काम बेहतर होगा, वो मोटिवेट होगा बेहतर करने के लिए। तो ये भी कई सारे फैक्टर हैं अपनी अपनी जगह। जब कभी इथिकल पर्सपेक्टिव में मैं डील करूँगा इमोशनल इंटेलिजेंस, आई विल एक्सप्लेन इन अ डिटेल एंड अ लूसिड मैनर, बट इन टर्म ऑफ psychology and in the context of motivation I will discuss only these things in details manner। तो ये एक प्रकार की फिक्स साइकोलॉजी है, जो हमारी न्यूरो सेल्स हैं, जो हमारे साइकोलॉजी को, हमारे माइंड पैटर्न को, हमारे कॉग्निटिव बिहेवियर को या हमारे थिंकिंग पर्सपेक्टिव को, जो हमारे सोचने समझने की क्षमता है उसको डेवलप करती हैं। तो ये जो हमारी मोटिवेशन है ये हमको फिलॉसफी से मिलती है कि हमको अच्छे कर्म करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें न्यूरोलॉजी भी बताती है कि हमारे सेल्स बेहतर होंगे तो हमारा माइंड बेहतर करेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे, तब भी हम मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि ये कैरेक्टरिस्टिक कि हमको किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, हमारी इंटेंसिटी किसी काम को लेकर कितनी होनी चाहिए, हम कितना उस काम के लिए परसिस्टेंस से लगातार करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, हम उस स्टेट को ट्रांसलेट करके एक्शन में परिवर्तित करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी सूरत से हम निकलना चाहते हैं, अपने को मोटिवेट रखते हैं, अपने अंदर बिलीव, फेथ और जुनून पैदा करते हैं, जिससे हम बेहतर कर पाएंगे, अपना गोल को ओरिएंटेड कर पाएंगे। तो ये जो अब हम मोटिवेशन के टाइप्स के बारे में समझते हैं कि ये बहुत प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, जैसे इकोनॉमिक मोटिवेशन हो गया, एकेडमिक मोटिवेशन हो गया, हम अच्छा पढ़ेंगे तो हमारा लाइफ बेहतर होगा, बेहतर से हमारी नीड फुलफिल होंगी, हमारी डिज़ायर फुलफिल होंगे, बेहतर इंसान बन पाएंगे, नॉलेज भी हमारा बढ़ेगा, क्यूरियोसिटी भी मिलेगी, हमको हैप्पीनेस मिलेगी। जैसा हेडोनिज्म के कॉन्सेप्ट बताता है कि इंसान हमेशा प्लीजर के लिए काम करता है,
हमेशा पेन को अवॉइड करता है। ये सारी चीज़ें लिटरेचर में हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, उससे हमको क्यूरियोसिटी आएगी। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है कि अंदर से आता है, जहाँ हमको इन्जॉयमेंट में मज़ा आती है, हमको क्यूरियोसिटी होती है, हमको वो काम करने में अच्छा लगता है। इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन हमको बाहर से मिलता है कि लोग अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं तो हमको भी अच्छा करना चाहिए। ये गाड़ी में चल रहे हैं तो मुझे भी ये गाड़ी में चलना चाहिए। लोग अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो हम भी अच्छी तरीके से बिहेव करें। कॉन्शियसनेस मोटिवेशन में जो हमारे माइंड में चीज़ें आती हैं, जो हमारे कॉग्निटिव बिहेवियर में आती हैं, जो साइको एनालिसिस होती है, उस पर हम उन चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, अपने माइंड को ट्रेन करते हैं और बेहतर राह की तरफ बढ़ते हैं, गोल ओरिएंटेशन की तरफ चलते हैं। तो वो भी एक जिम्मेदार पक्ष है, हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन का। अनकॉन्शियस चीज़ें होती हैं, जैसे हमारी मेमोरी होती है, हमारे थॉट्स होते हैं पुराने, कुछ मैसेजेज हमारे माइंड में होते हैं, कुछ इमोशन होते हैं, कुछ बिलीफ होते हैं जो हमको किसी काम को आगे करने के लिए पुश करते हैं, जैसा कि पुश और पुल मेथड होता है मोटिवेशन का। तो इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। रेशनल कि आप एक विवेकी आदमी है, आप वही काम करेंगे जो समाज की नज़र में अच्छा है, आपकी नज़र में अच्छा है, जो आपको किसी काम को मोटिवेट करने के लिए आगे बढ़ाता है। आप अंदर से मोटिवेट है, आप उस काम को कर रहे हैं कि मैं ऐसा काम करूं, मोटिवेट रहूं कि मुझको अपने अंदर खुशी आए, इनर हैप्पीनेस मिले। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि शॉर्ट टर्म मोटिवेशन आपको मिले। जैसे आपने खेल लिया तो आप मोटिवेट हो गए, गा लिए तो मोटिवेट हो गए, थोड़ा नाच लिए तो मोटिवेट हो गए, थोड़ा खा लिए तो मोटिवेट हो गया। लॉन्ग टर्म में ये है कि आपका गोल ओरिएंटेशन बहुत लॉन्ग है, आपको लॉन्ग सेटिस्फैक्शन चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, आपको प्रॉफिट चाहिए, आपको इनर कॉन्शियस में पीस चाहिए। तो वो लॉन्ग टर्म से सेटिस्फैक्शन आपको कितना मिल रहा है, ये भी सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ लोग ईगो में रह के मोटिवेट होते हैं, जैसा कि सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि इंसान की जो साइकोलॉजी है वो साइको एनालिसिस थेरेपी के जरिए बताते हैं कि इंसान 3 भागों में बता है। एक आईडी बताता है जिसको निगेटिव कॉन्सिक्वेंस बताता है, एक को आईडी बताता है, एक को सुपर ईगो बताता है, एक को ईगो बताता है। तो वो कहता है कि ये ईगो हमेशा इंसान के निगेटिव बिहेवियर के कारण हुआ है, क्योंकि वो जो करना चाहता है उसको कहीं ना कहीं जाके उसका जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है या जो उसकी सेल्फ वर्थ है वो जाके उस चीज़ को रोकती है कि वो जो कर रहा है, पता नहीं वो जिसके साथ कर रहा है वो सही है कि नहीं सही है। तो उसको कहीं ना कहीं माइंड में एक ईगो पैदा करता है, एक निगेटिव परसेप्शन पैदा करता है। उस निगेटिव परसेप्शन की वजह से वो इंसान उस काम को करने के पहले उसके लिए सोचता है, समझता है, तो वो एक उसके अंदर निगेटिव फीलिंग डाल देता है। उसको बताता है कि इंसान के पास कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंडनेस होते हैं। तो कॉन्शियस में जो चीज़ें चल रही होती हैं, अनकॉन्शियस में हमारे इमोशन है, हमारे डिजायर है, हमारी मेमोरी है, हमारे थॉट्स हैं जो हमको पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए पुश फॉरवर्ड करते हैं एक्शन लेने के। लेकिन कुछ चीज़ें समाज का कोई बिहेवियर है या सोशल बिहेवियर है जो हमको वो काम करने के लिए मना करता है, रोकता है। जैसे बच्चा है, अब वो सेक्सुअली अर्ज है, उसकी सेक्सुअली ड्राइव है, लेकिन समाज उसको मना करता है कि नहीं अभी तुम इस काम को नहीं कर सकते, ये समाज की नज़र में। तो उसको हर्ट पैदा करता है जिसके उसके अंदर ईगो आता है, तो वो उस काम को करने के लिए मोटिवेट होता है। तो ये भी आप एक इस तरीके से समझ सकते हैं। सिगमंड फ्रॉइड बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बात करके बता रहा हूँ। अल्ट्रस्टिक की किसी को चैरिटी करके, जैसे आजकल की कंपनियां CSR कर रही हैं, चैरिटी कर रही हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं फंडिंग दे रही हैं धर्म के लिए, सोशल काज के लिए, इकोनॉमिक काज के लिए, डिजास्टर के लिए। जैसे हमारी कंट्रियाँ ऑपरेशन राहत चलाती है, कहीं कोई वायलेंस हो जाता है तो उनको सपोर्ट करती है। जैसे अभी किलकारा सुरंग में हो गई, तो ये अल्ट्रस्टिक मोटिवेशन है कि सरकार को मोटिवेशन मिल रहा है, लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है कि ह्यूमन काज के लिए, ह्यूमन डिजास्टर को रोकने के लिए हम बेहतर से बेहतर प्रयास करें। तो आशा करता हूँ कि आप इस तरीके से भी चीज़ें समझ सकते हैं। अब हम कुछ चीज़ें समझते हैं कि हमको बार बार अपनी गलतियों से सीखना है, उदास नहीं होना है। तो सीख लेना है गलतियों से, उदास निराश मत होना, और बार बार गलतियों को सोचकर उदास मत होना। दोस्तों डरते रहना है, डरना नहीं है, सब होगा, बस जो भी होना है होता है। और कोई भी गलती होती है तो हमको उसको सही करना है और अपनी जगह बनानी है।
तो अब मैं यहाँ कुछ थ्योरियाँ बताऊँगा कि कौन कौन से मोटिवेशन को कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी थ्योरियाँ हैं जो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे जो पहली मोटिवेशन की थ्योरी है वो कंटेंट थ्योरी है। कंटेंट थ्योरी कहती है कि आदमी को एक्चुअली में कौन सा ऐसा कंटेंट है जो मोटिवेट करता है। किसी को कोई डिजायर मोटिवेट करती है, किसी को कोई इमोशन मोटिवेट करता है, और किसी को कोई नीड वो करती है, उसके अंदर डिजायर पैदा करती है, उसकी नीड्स फुलफिल होती है। कोई कोई बहुत बड़े फिलॉन्थ्रोपिस्ट होते हैं, वो काम करना चाहते हैं, जैसे जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। इसमें से ये जो कंटेंट थ्योरी है इसका जो सीधा सा संपर्क है हम कह सकते हैं डेविड मैकडोनाल्ड के द्वारा और अब्राहम मास्लो की जो थ्योरी है नीड हायरार्की थ्योरी, जिसको वो रखता है कि इंसान तभी मोटिवेट होता है जब उसकी नीड फुलफिल होती है, उसकी डिजायर फुलफिल होती है, उसको रिवार्ड इंसेंटिव मिलते हैं। तो सारे क्या चीज़ हैं। फिर दूसरी थ्योरी है एक्स और वाई थ्योरी, ये डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दी गई है। इस थ्योरी में वो बताते हैं कि जो इम्प्लाई उन चीज़ों से बचता है जो वो डिसलाइक करता है। जैसे कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर प्रॉपर हाइजीन नहीं है, सैनिटेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, पानी पीने का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, बैठने के लिए कोई रेस्ट रूम नहीं है, कोई स्टैंडिंग ऑफर नहीं बना हुआ है, स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं बना है, कंपनी के कोई रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी नहीं है, कोई प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है, कोई प्रॉपर इथिकल बिहेवियर नहीं है, वहाँ कैसा एटीट्यूड एम्प्लॉय के साथ किस तरीके से बिहेव करना है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है और एक कम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, जो कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच रिलेशन होना चाहिए वो हमेशा अच्छे होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए और दोनों में कंपेनियनशिप बनी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होती तो कहीं ना कहीं जो हम कार्ल मार्क्स की कैपिटलिस्ट फिलॉसफी के बारे में मार्क्सिस्ट फिलॉसफी की बात करते हैं, जहाँ वो बताता है कि कैसे जो हमारा मटेरियलिज्म है, चाहे वो डायटेक्टली मटेरियलिज्म हो, चाहे वो थ्योरी ऑफ सरप्लस की बात करता है, थ्योरी ऑफ एलाइनेशन की बात करता है कि कैसे जो इम्प्लाई होते हैं वो एलाइनेट होते हैं, उदास रहने लगते हैं। उनको लगता है कि हमारा तो इसमें कुछ पार्टी नहीं, बस हमको सैलरी मिल रही, हमारा कोई ओपिनियन नहीं ले रहा, कोई हमसे बात नहीं कर रहा, कोई हमसे डिसीजन मेकिंग में हमारी हिस्सेदारी नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं डिसमोटिवेट होते हैं, बस उनको वेज प्रॉपर मिल रहा है, 24 घंटा में काम कर रहे हैं, जिससे उनको आइसोलेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो वो एम्प्लॉय हमेशा डगलस मैकग्रेगर कहते हैं कि एम्प्लॉय वही काम करता है जो वो डिसलाइक करता है। जैसे हाइजीन है, किसी एम्प्लॉय का बिहेवियर नहीं सही है, वो तुमको छेड़ रहा है, या वर्क इन्वायरमेंट सही नहीं, एक्स्ट्रा काम कराया जा रहा है, कुछ समय नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल दिन भर लगे हुए हो, कोई प्रॉपर सिक्योरिटी या सिक्योरिटी नॉर्म्स नहीं है वहाँ, जिसकी वजह से इंजरी और ये सारी चीज़ें फैटल इंजरी वगैरह होने के चांस बढ़ जाते हैं। एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं रहता है काम करने को लिए। जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस में विशाखा की गाइडलाइंस आई, जिसे आप इसको एक्स थ्योरी के मोटिवेशन से जोड़ सकते हैं कि किस तरीके से हैरेसमेंट की वजह से जॉब सिक्योरिटी प्रॉपर न होने वजह से भी समस्याएं क्रिएट होती है। लेकिन वाई को जो डगलस मैकग्रेगर है वो अच्छा मानता है, वो मानता है कि ये काम कराने के लिए अच्छी होती है क्योंकि ये एक नेचुरल होती है जिसमें जो इंसान चाहे प्रॉपर तरीके से कर सकता है, क्रिएटिव होती है, उसको अपनी सोचने समझने की, क्रिएट करने की उसको पूरी आज़ादी मिलती है, जिससे वो सेल्फ मोटिवेट होता है उस काम को करने के लिए। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको बेहतर पता होती है कि कैसे एक्शन लेना है, कितना उसको प्रोडक्टिविटी करना है, किस तरीके से उसको प्रोडक्ट के बारे में सोचना है, उसको अपना मान के अपने जैसा करना है। तो इस वजह से वाई जो थ्योरी है वो ज़्यादा बेसिकली मोटिवेट करती है, जबकि जो डीमोटिवेशन होता है या एमोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म होता है जिसमें आदमी मोटिवेशन की क्षमता बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो ऐसा डगलस मैकग्रेगर का मानना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अब जो सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं मास्लो हायरार्की, जो उनकी नीड है वो कहता है इंसान की कुछ नीड होती है जिसके दम पे वो मोटिवेट होता है। जो पहली नीड होती है वो बताता है कि इंसान की साइकोलॉजिकल नीड होती है, जो उसके दिमाग में उसको पता है कि मुझे कब भूख लगनी है, कब मुझे खाना खाना है, कि मुझे घर चाहिए, रहने के लिए कपड़े चाहिए, पानी पीने के लिए चाहिए, शेल्टर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दूसरी वो नीड
बताता है सिक्योरिटी की नीड, जहाँ उसको एम्प्लॉयमेंट की नीड है, अपने प्रॉपर सिक्योरिटी की नीड है, सेल्फ प्रोटेक्शन की नीड है, अपने को पूरी तरीके से प्राइवेट बचाव करके रखना है। और जो भी अनइथिकल चीज़ें हो रही हैं, वायलेंस है, इंजरी है, उससे बचने की सारी नीड है। तीसरी जो नीड होती है उसको एक इमोशनल नीड होती है। इस इमोशनल नीड में हम कह सकते हैं उसको फैमिली की ज़रूरत, लव की ज़रूरत, सेक्स की ज़रूरत, इंटीमेसी की ज़रूरत, क्योंकि जो सेक्सुअल अर्ज है वो एक बेसिक पार्ट है लाइफ का और हम इसको इसेंशियल चीज़ में मानते हैं। अगर ये इंसान को नहीं मिलेगा तो वो मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि ये एक जो भी इंसान वही काम करता है जिसे हेडोनिज्म कहते हैं, कि जिसमें प्लीजर मिलता है। तो सेक्स में भी कुछ समय के लिए प्लीजर मिलता है और ये हमको रिड्यूस करता है, पेन से बचाता है इसलिए, और ये हमको कहीं ना कहीं इमोशनली जोड़ता है, जिससे जो हमारे रिप्रोडक्शन के जरिए आप स्प्रिंग फैमिली बनती है और वो फैमिली कहीं ना कहीं सोसाइटी को चलाती है। इस तरीके से ह्यूमन रेस आगे बढ़ती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसमें कोई बहुत सोचना और शर्माने वाली बातें नहीं भी दिखा दी जा। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड वी ऑल नीडेड दीज थिंग्स। और हम इन सब चीज़ों पे बात नहीं करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। इमोशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को अच्छा मोटिवेट करने के लिए, काम करने के लिए। आपकी डिजायर, आपके बिलीव, आपके थॉट्स, आपका एक्शन, ये सारी इमोशन के ही पार्ट हैं जो कहीं ना कहीं आपके माइंड से, आपके साइकोलॉजी से निकल के आए हैं। एक वो ऐसी नीड बताता है स्टीम, जिसमें लोगों को रुतबा, पैसा, जो ये दबदबा है, दबदबा रहेगा चल रहा है, इसके पीछे लोग पागल हैं। हालांकि दबदबा कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा अगर मास्लो के हिसाब से देखा जाए तो मास्लो के हिसाब से हम यही सोच सकते हैं कि स्टीम का मतलब है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ इमेजिनेशन, कि हाँ हम भी कुछ हैं, हमारा भी दबदबा है, हमारे पास भी पैसा कौड़ी, हमको भी लोग जानते हैं। और एक ऐसी नीड बताता है जो सबसे लास्ट नीड है, जो नीड फुलफिल होने के बाद इंसान को अब कोई नीड की ज़रूरत नहीं है, इंसान अपने फुल कंप्लीट पोटेंशियल पे पहुंच चुका है, जिसको वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड बोलते हैं। कि इंसान को कोई आदमी डिमोटिवेट नहीं करता, क्योंकि उसने जीवन में जहाँ पे उसको पहुँचना चाहिए था उसने अपना कम्प्लेक्स, उसने जेनिथ पॉइंट, एपेक्स पॉइंट, हम ये कह सकते हैं क्लाइमेक्स को पा लिया है। वो ऐसा नीड्स है जहाँ से अब उसकी कोई नीड बची ही नहीं, तब इंसान अपने फुल पोटेंशियल को पा पाता है। ऐसा मानना है मास्लो, अब्राहम मास्लो का, जो कि बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अब हम हर्ज़बर्ग मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं। हर्ज़बर्ग भी एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, जो बताते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए हाइजीन थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करती है। कि अगर पर्सन अनहैप्पी रहेगा जॉब में तो वो बेसिकली अच्छा काम नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, प्रॉपर वर्क मिलेगा, फिजिकल वर्क मिलेगा और प्रॉपर तरीके से जो उसका इन्वायरमेंट सही रहेगा तो वो बेहतर काम करेगा। तो अब जो हाइजीन है वहाँ प्रॉपर होंगे तो बहुत बेहतर काम होगा, जैसा मानना है हेजबर्ग का। हेजबर्ग भी बहुत बड़े फिलासफर है अपने आप में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब हेडोनिज्म की तरफ चलते हैं। ये हेडोनिज्म में बड़े बड़े फिलासफर हैं, सेक्रेटरीज, जो बताते हैं कि किसी भी इंसान वही काम करता है, वही एक्ट करता है जिसमें उसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, सुख मिलता है, प्लीजर मिलता है। उस काम को अवॉइड करता है जिसमें उसको पेन महसूस होता है। जैसे आदमी सेक्स प्लीजर की तरह भागता है क्योंकि उसमें सुख मिलता है, इंद्रियां सुख भोगती हैं, उनको अच्छा लगता है, उससे उनको जो पेन है उसमें रिड्यूसनेस महसूस होती है। इस वजह से आदमी परसुइंग करता है इंटीमेसी को, इमोशनल बॉन्ड को, क्योंकि वो पेन को परसुइंग करके माइंड को मिनिमाइज करती हैं उनका पेन। या तीसरी थ्योरी है इवैल्यूएशन थ्योरी। इवैल्यूएशन थ्योरी वो थ्योरी है जिसमें ये बताती है कि हम किसी चीज़ को कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, हमारी क्या एबिलिटी, हम उसको कैसे दोबारा से रिक्रिएट करते हैं, कैसे हम इमोशन के जरिए लोगों के अंदर भावना, फेथ और इमोशन, अच्छी चीज़ें डाल के, हैप्पीनेस करी के, बेहतर काम करा के उनको मोटिवेट कर सकते हैं। उनको इंटीमेसी के जरिए, लव के जरिए, सेक्सुअल ड्राइव के जरिए हम उस इंसान को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, इमोशनल बॉन्ड के जरिए या फैमिली के जरिए, फैमिली या इमोशनल सपोर्ट के जरिए, लव के जरिए, सेक्सुअल सिलेक्शन के जरिए, चार्म के जरिए, उससे कैसे हम इवैल्यूएशन करा के बेहतर परिणाम ला सकते हैं। तो ये भी एक थ्योरी है जो इस चीज़ पे
बात करती है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी एक होती है जो आपको सेल्फ डिटरमाइन करती है कि आप अपने से डिटरमाइन करके रहें दुनिया क्या सोचती है मुझको मतलब नहीं, मेरा क्या मोटिवेशन है, मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूँ। इसको डेवलप करा है रेयान ने। रेयान एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जो बताते हैं कि हमारे इनर फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमारे इनर इमोशन है, ड्राइव है, हमारे बिलीफ सिस्टम है, हमारा एक्शन है, वो हमको मोटिवेट करता है कि हमको किस दिशा में जाना है, हमको कितनी ग्रोथ चाहिए, हमको कितना डेवलपमेंट चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। एक थ्योरी होती है 16 बेसिक डिजायर एक इंसान की क्या होती है कि अगर उसको वो मिल जाए तो वो मोटिवेट रहेगा काम करने के लिए। तो इसको रेस ने डेवलप करा है। रेस एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, वो 16 डिजायर थ्योरी की बात करते हैं। वो इसमें 600 लोगों को स्टडीज करते हैं और ये पता लगाते हैं कि एक ह्यूमन के बिहेवियर को किस तरीके से गाइड करा जाए, क्या उसके अंदर ऐसी चीज़ें डाली जाए, कैसे से उसको इमोशनली जोड़ा जाए, कैसे मोटिवेट करा जाए, कौन सी डिजायर परसीव की जाए, कौन सी नीड दी जाए जिसकी वजह से वो बेहतर इमोशन के साथ जुड़े और बेहतर मोटिवेट हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, गोल ओरिएंटेड हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, नीड ओरिएंटेड हो, जिससे वो जो उसका एक साइकिल है वो बेहतर तरीके से काम कर पाए। तो वो 16 नीड ये है कि उसको पहले समाज में लोग माने, एक्सेप्टेंस दें। अगर वो लोनलीनेस में रहेगा या सोशल इनॉमी में रहेगा, जैसे इमाइल डर्कहाइम कहते हैं कि अगर आदमी को ईगोटिस्ट बना दिया जाए, अकेले रखा जाए, उससे कोई बात ना करे तो इंसान अंदर से टूट जाता है, वो मोटिवेटेड नहीं रहता। इन द सेम वे रेस हैज आल्सो गिवन द सेम प्रिंसिपल इन साइकोलॉजी बट इन sociology we have studied the Emile Durkheim, but here we will study the race proposed 16 point principle। तीसरी चीज़ क्यूरियोसिटी, किसी चीज़ को जानने की कि मुझको ये भी जानना है, मुझको इस चीज़ से ये क्या होता है इसके बारे में मैं जानते। जैसे हमको हेल्थ के बारे में जानकारी, हमको एजुकेशन के बारे में जानकारी, हमको इमोशनल चीज़ों के बारे में जानकारी, हमको इंटीमेसी रिलेटेड जैसे सब्जेक्टों की जानकारी, हमको फिलॉसफी के बारे में जानकारी। तो ये जो क्यूरियोसिटी है संसार को जानने का, लोगों को जानने का, पर्सनल अपने को जानने का कि मैं कौन हूँ, वो भी मोटिवेट करता है इंसान को कुछ करने के लिए। खाना अगर उसको मिलेगा तो मोटिवेट होगा, फैमिली उसकी बेहतर होगी तो वह इंसान कुछ ना कुछ कर जाएगा, उसको सम्मान, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन मिलेगी तो भी वो बेहतर किसी काम को करने का सोचेगा। अगर वो आइडियलिज्म होगा, सोच रखेगा कुछ करने की, आइडिया, थॉट्स, बिहेवियर पे बिलीव करेगा तो भी, अगर वो इंडिपेंडेंस होगा, अपने में सक्षम होगा तो भी वो मोटिवेट होगा कुछ अच्छा बेहतर करने के लिए। आर्डर में उसको क्या चीज़ें अगर सही चीज़ सही समय पे मिलती रहेगी तो मोटिवेट होता रहेगा। जैसे मुझको अभी पैसा की ज़रूरत है, फिर मुझको फैमिली की ज़रूरत है, फैमिली के बाद फिर मेरे को फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत है। तो ये जो आर्डर है अगर वो भी बेहतर चलता रहेगा तो मिलता रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, गाने में, नाचने में, खेलने में, कूदने में, जॉगिंग करने में वो मोटिवेट होता है क्योंकि उससे उसका हेल्थ अच्छा होता है, उसको मज़ा आता है, प्लीजर मिलता है। तो इस तरीके से भी रेस सोचते हैं, रेस कितना बेहतर सोच पा रहे हैं। इतना सोचने के लिए हमको 10 पीढ़ियाँ लग जाएंगी। भला कि हम चीज़ें पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन इस तरीके के चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए। वो आज के ज़माने में थोड़ी देर वाला रिकॉग्निशन लेके कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि इंसान अगर बेहतर चीज़ें पढ़ेगा तो बेहतर जान पाएगा और वो अपना ज्ञान दूसरे जनरेशन तक पहुंचा पाएगा। क्योंकि चीज़ें सब दी हुई हैं, ये जो भी नॉलेज है वो सिर्फ ट्रांसफार्मेशन ही है कि आप जो चीज़ जानते हैं वो दूसरे को ट्रांसफॉर्म करिए, उनको भी बेहतर बनाइए, आप भी बेहतर बनिए। तो पावर के पीछे अगर लोगों को पावर मिलेगा कि यार मुझको पीएम बना दिया जाए, मुझको सीएम बना दिया जाए, मुझको डीएम बना दिया जाए, मुझको जज बना दिया जाए, मुझको ग्राम पंचायत का सदस्य बना दिया जाए, तो लोग मोटिवेट होंगे, काम करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे क्योंकि उनको उनसे डिजायर, नीड उनकी फुलफिल होगी। ये सारी चीज़ें अगर उसको रोमांस करने को मिलेगा, उसको प्लीजर करने को मिलेगा, उसको उसमें मज़ा आएगा, उसमें उसको सुख नज़र आएगा तो वो उस चीज़ के लिए भी मोटिवेट होगा। जैसे रोमांस में बहुत सारी थ्योरियाँ हैं, जैसे सिंगर सेक्स मॉडल थ्योरी है जो बताती है कि कोई भी चीज़ हमेशा फिजिकल अट्रैक्शन से शुरू होती है, फिर आप उसको अप्रोच करते हैं, फिर एराउजल जो होता है, सेक्सुअल ड्राइव होती है, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसके बारे में बात करती है कि एक्साइटमेंट होता है, प्लेटियो होता है, रिजर्वेशन स्टेज होती हैं। तो ये भी एक सारी चीज़ें जिसके बारे में आप डिटेल में बात कर सकते हैं। बॉसम का
जो इंटीमेसी मॉडल है वो इस चीज़ पे बात करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव बता पा रहा हूँ। अगर समझ में है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। पैसा सेव करता है ताकि मोटिवेट हो कि कुछ और बेहतर कर पाए। तो ये सारी चीज़ें समाज से कंट्रैक्ट बनाता है ताकि वो सोशल गैदरिंग बढ़ा सके, सोशल रिकॉग्निशन मिल सके और समाज से बहुत सारी चीज़ें सीख के वो चीज़ें नहीं करना चाहता जो समाज में देखना इनसे कुछ मिलना नहीं, तो कुछ बेहतर मोटिवेट कर होता है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। पीस चाहता है, सोशल सिक्योरिटी चाहता है, शांति चाहता है, वायलेंस इंजरी नहीं चाहता है। तो उन सारी चीज़ों से भी उसको शांति मिलती है, वो कुछ अच्छा मोटिवेट होता है कि वो ह्यूमन काज के लिए बेहतर करे, जो समाज में प्रॉब्लम हो रही उनसे बचे। जैसे आजकल पीस में दिक्कत हो रही, जैसे सोशल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। उसके लिए हमारे सीआरपीसी में बड़े प्रोविजन है, अफरे है, राइट्स है, लोग इनसे बचते हैं। धारा 144 है, अनलॉफुल कोई पीस को या क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहा है, क्रिमिनल ऑब्जेक्ट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जो पीस डिस्टर्ब हो रही है उसके लिए जिम्मेदार है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा। सोशल स्टेटस उसका क्या है, स्टेटस का मतलब उसका एक ओहदा क्या है समाज में, वो वेल फाइनेंस है, वेल ताकतवर है, अच्छा स्टेटस है उसका। अगर उसका अच्छा स्टेटस नहीं तो वो मोटिवेट होगा ऊपर की जो मोबिलिटी है बढ़ने के लिए, बेहतर करने के लिए, अपने स्किल के दम पे, अपने जो उसको स्क्राइब्ड रोल अचीव रोल उसने करा है अपने। जैसे मान लो आप अभी स्टूडेंट, आपने पढ़ा लिखा मेहनत करा, आप जज बन गए, आईएएस बन गए, तो आपका स्टेटस क्या है, जो आपका स्टेटस लोअर था वो बढ़ा, तो आप वहाँ से मोटिवेट हुए उस स्टेटस से, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कंपटीट करते हैं बेहतर करने के लिए कि जो आपके अंदर इनर ग्रोथ है, इनर पोटेंशियल, उसको आप बाहर निकाल सकें और बेहतर बन सकें। तो रायंस का ऐसा मानना है कि एक्सेप्टेबल क्यूरियोसिटी, फैमिली और ऑनर, आइडियलिज्म, आर्डर, पावर, रोमांस, सेविंग, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल स्टेटस, ट्रांक्विलिटी, विजिलेंस, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब सेल्फ कंट्रोल की, अगर आप अपने को कंट्रोल कर ले जा रहे हैं कि हमको सही समय पे क्या चीज़ें करनी है, जैसे आप अपने को इमोशनली इंटेलिजेंस है, आप अपने इमोशन को पहले से समझ पा रहे हैं कि मुझको सही समय पे क्या करना है। आपका एक्सपेक्टेशन है कि यार मुझको अभी पढ़ना है, आगे बढ़ना है, मुझे अभी गलत चीज़ों में नहीं जाना है, मेरा उद्देश्य ये है कि मुझे अपने बिजनेस में बेहतर करना है, मुझे एजुकेशन में बेहतर करना है, मुझे अपने कोई पर्सनल स्किल है उस पर काम करना है। तो आप सेल्फ कंट्रोल कर ले जाते हैं, आप उस पर वर्क करते हैं। तो ये जो सेल्फ कंसल्यूट की थ्योरी है वो आपको पर्टिकुलर गोल के लिए प्रोत्साहित करती है, परस्यू करती है। तो एक सेल्फ कंट्रोल की भी थ्योरी होती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अब जो हमारी चौथी थ्योरी है वो नेचुरल ड्राइव थ्योरी है। ये ड्राइव थ्योरी आपके अंदर ड्राइव पैदा करती है, डिजायर पैदा करती है, किसी काम को करने की चाह पैदा करती है कि आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, आपको क्या उससे इंसेंटिव मिल रहे हैं, कितने रिवार्ड मिल रहे हैं, कि वो ड्राइव क्या है कि आप हंगर से बचना चाहते हैं, आपको कोई प्रोत्साहन दे, आपको कोई खुश रखे, अंदर से प्रेज करे। सेक्सुअल ड्राइव आपकी क्या है कि आपको जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल पा रही, तो आप उस चीज़ के लिए ड्राइव है, उसके पीछे भाग रहे हैं, उसके लिए आप मोटिवेट हो रहे हैं किसी काम को करने के लिए। जो आपके हार्मोन्स है जैसे डिहाइड्रोपियाड्रोस्टेरोन है, डोपामाइन है, कार्टिसोल है, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी सेक्सुअल अर्ज ड्राइव करने के लिए। आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ को इमोशनली बॉन्ड बनाने के लिए या आपके अंदर प्लीजर पैदा करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कि आप किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, कौन सी चीज़ आपको बेहतर काम करने के लिए। अगर आपको किसी काम के लिए मोटिवेशन है नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो आप दिन भर लेजीनेस आएगी, प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे, पड़े रहेंगे, अनइथिकली तरीके से सोचेंगे, जिसकी वजह से आपको बायोपोलर डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, साइको एनालिटिकल डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएंगे, तुम्हारी इंसोमेनिया जैसी समस्याएं क्रिएट होने लगेंगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक करते रहें अर्पित कुमार इंस्पायरिंग वर्ड को। और आज हम लोग आगे अब पढ़ते हैं, कुछ और अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। नेचुरल थ्योरी क्या है,
प्राकृतिक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा आपकी चाहत होती है कि आप हाई आर्डर में बढ़ें, आपकी कुछ नीड होती हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल नीड हो, जैसे आपको सेफ्टी की नीड है, जैसे मैकग्रागर कहते हैं, सोशल में आपको लव की नीड है, जैसे फ्रॉड कहते हैं कि ईगो आ जाता है कि मैं उस आदमी के साथ बेहतर रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा, मेरा इमोशनल बेहतर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो वो जो एक निगेटिव बिहेवियर है या निगेटिव अनकॉन्शियसनेस है, वो उसके अंदर ईगो पैदा करता है। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे नहीं लगा सकता। जो वो शायद आज चीज़ कर रहा हो, कहीं ना कहीं समाज उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को गलत न लीजिए तो वो उस चीज़ में ईगो में आ जाता है, तो ईगो भी उसको कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है। तो ये भी एक सिग्मंड फ्रॉइड का अपना एक सिग्मंड फ्रॉइड बहुत बड़े साइकिस्ट या हम कह सकते हैं मेडिकल न्यूरो साइको एनालिसिस्ट है, वो बहुत बड़े फिलासफर हैं, ही हंगेरियन फिलासफर एंड ही हैज़ गिवन मैनी कॉन्सेप्ट ओडिपिडस कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे वो ये बताते हैं कि जो इंसान के अंदर निगेटिव थाट्स इस वजह से आ जाते हैं क्योंकि जो बच्चा होता है वो सबसे पहले सेक्सुअली अपने माँ के प्रति अट्रैक्ट होता है, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं माँ से भावनात्मक तरीके से इमोशनली तरीके से जुड़ा होता है, लेकिन उसके बीच में उसका फादर आ जाता है। जब उसका फादर आ जाता है तो बच्चे और फादर के बीच में टसल चलने लगता है उस माता की सेक्सुअल अर्ज के लिए, तो वो उसके अंदर एक निगेटिव थॉट्स क्रिएट कर देती है, जहाँ से उसके अंदर ईगो नाम का जो ये टर्म है जिसको वो निगेटिव टर्मों पे लेता है, फिर ईगो आईडी द सुपर ईगो की बात करता है कि वो उसके अंदर ऐसे ही वो इलेक्ट्रा की बात करता है, जहाँ महिला के बीच में कोई दूसरी महिला आ जाती, जहाँ महिला के लिए कहीं ना कहीं उसके बीच में टसल चलता रहता है एक पुरुष के सेक्सुअल अर्ज के लिए। तो ऐसा सिग्मंड फ्रॉइड का मानना है, क्योंकि बड़े फिलासफर उनकी बड़ी थिंकिंग है, तो वहाँ तक सोचना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनका भी पर्सपेक्टिव अपना किसी भी तरीके से सही है अगर देखा जाए तो। क्योंकि जब इंसान छोटा होता है तो उसका सबसे ज़्यादा भावनात्मक लगाव या इमोशनल या लव केयर माता ही करती है, तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बचपन से रहता है, लेकिन वो पिता की वजह से इन सारी चीज़ों से उठकर वो यूनिवर्सल सुपर ईगो की तरफ बढ़ जाता है कि इन सारी चीज़ों से छोड़ के अब हमको मानवता के लिए काम करना है, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, अल्ट्रिस्टिक के लिए काम करता है। वो लार्जर पर्सपेक्टिव की तरफ, वो जो अपना इनर गोल को है उसको सप्रेस करके वो कम्युनिटी गोल की तरफ चला जाता है। जो उसके छोटा गोल है उसको वो एक्चुअल जो उसकी बिल है वो उसको जनरल बिल के सामने अपनी एक्चुअल बिल को सरेंडर कर देता है। वो कहता है नहीं मैं जनरल सोचता हूँ, मैं एक्चुअल नहीं सोचता हूँ, मैं जो हूँ ठीक है, लेकिन मेरे अंदर जो साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस है, वो जो ईगो है वो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन जब वो समाज में आता है, देखता है यहाँ के सारे कल्चर को, समझता है कि सारी चीज़ें नहीं है, समाज उसके इस बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसमें परिवर्तन होता है, वो सुपर ईगो यूनिवर्सल स्टेज की तरफ चला जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब अर्पित कुमार इलाहाबादिया को पढ़ते रहें। तो अब हम चलते हैं अगले जो हमारा मोटिवेशन मिलता है उनको बेज से मिलता है। अगर हमको कोई पैसा दे दे, कौड़ी दे दे, रिमोनरेशन दे दे तो हम मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। स्वाभाविक बात है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझको आगे चल के पैसा नहीं मिलेगा, ये मेरी बेसिक जो नीड्स हैं वो नहीं फुलफिल होंगी, चाहे वो मेरी इमोशनल नीड हो, चाहे सेक्सुअल नीड हो, चाहे फिजिकल नीड हो, चाहे इमोशनल नीड हो, चाहे साइकोलॉजिकल नीड हो, तो मैं काम थोड़े करूँगा। कोई भी इंसान काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी इंसान को किसी काम के लिए कौन ड्राइव करता है? कोई भी काम को ड्राइव करने के लिए मोटिवेशन नहीं है, उसके अंदर से जो आता है। वो अंदर से क्यों आता है? क्योंकि इमोशन है, कुछ थॉट्स हैं, कुछ बिलीफ है, वो कुछ करना चाहता है, क्योंकि वो अपने अंदर से मोटिवेट है। तो ये एक प्रकार की थिंकिंग है, एक प्रकार की साइकोलॉजी है जो जनरेट हो रही है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। ऑटोनॉमी अगर बढ़ेगी किसी इंसान की तो भी मोटिवेशन बढ़ेगा। आप किसी को छूट देंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो काम को खुल के करेगा, मेहनत करेगा। रेशनल मोटिवेशन वही है कि आप जो काम करना चाहते हैं, दुनिया क्या सोचती है, आपकी नज़र में वो काम सही है, वो मानव काज के लिए है, लार्जर पर्सपेक्टिव के लिए है, वो कॉमन जो गोल है उसके लिए है, जो आपका इंड है वो बेहतर है, ह्यूमैनिटेरियन है, आप अंदर से खुश हैं, आप जो कर रहे हैं उसको आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और जो चीज़ें हैं वो समाज की नज़र में सोशली एक्सेप्टेबल हैं, अनइथिकल नहीं है, अनलॉफुल नहीं है, इमोरल नहीं है, मोरालिटी है उनके अंदर, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध नहीं है, तो आप उस चीज़ को करने के लिए मोटिवेट होंगे, क्योंकि आपको उससे क्यूरियोसिटी, नॉलेज, प्रोत्साहन, प्रेज, हर चीज़ मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं
इंट्रिंसिक की बात करता है, जहाँ इंटरनल रिवार्ड मिलते हैं, जैसे किसी को कोई खेल के मज़ा आती है, कोई टास्क को एंजॉय करके मज़ा आती है, कोई बैटिंग करके किसी को मज़ा आती है, किसी को पढ़ के मज़ा आती है। तो जो अंदर से आता है एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो भी उस इंसान को मोटिवेट करता है। बिहेवियरल थ्योरी की आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, अगर आप बेहतर बिहेव करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आप किस काम को करने के लिए मोटिवेट होते हैं। जैसे क्रिमिनल है, उनका जो बिहेवियर होता है वो साइकोलॉजी किस तरीके से डेवलप हो जाती है, वो एक तरीके से एंटी सोशल हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं साइको डिसऑर्डर का वो शिकार होता है। साइको एनालिटिकल जो थिंकिंग है उनकी बदल जाती है, उसकी वजह से वो मोटिवेट होते हैं क्राइम करने के लिए, क्योंकि उनका मोटिव प्रेशर होता है कि मुझे इसे मारना है, ख़त्म करना है। घड़ा इलविल इमोशन उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो ये सारे चीज़ फैक्टर हैं। कोई क्रिमिनल जन्मजाति पैदा नहीं होता है, सोसाइटी मेड देम क्रिमिनल, क्रिमिनल आर नॉट मेड टू द बॉर्न, सोसाइटी मेड देम क्रिमिनल। जैसा हमारी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस इस चीज़ पे बात करती है। तो मैं आपको अलग अलग एंगल से समझा रहा हूँ, बहुत बेहतर मैं आप लोगों को लेक्चर आज के बारे में बताऊंगा। गोल सेटिंग थ्योरी की आपकी गोल क्या है, आपकी लाइफ में उद्देश्य क्या है, आप जो गोल को सेट कर रहे हैं उसके लिए आप कैसे मोटिवेट हो रहे हैं, क्या एक्शन परस्यू कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो जो बिहेवियरल थ्योरी है उसके कई फिलोसफर जैसे पाउलो है, वाटसन है, स्किनर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। कॉग्निटिव इवैल्यूएशन क्या बताता है कि आपके माइंड से कुछ चीज़ें इवैल्यूएट होती हैं कि आपको मोटिवेट करती है, जैसे इमोशन है, आपके थॉट्स हैं, आपकी फीलिंग है जो किसी काम को करने के लिए मोटिवेट करती हैं। इसमें से बड़े फिलोसफर हैं जैसे डेन रेयान है, इसको सबसे पहले कॉइन करा। जो रियान के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी अभी रेस्ट की जो 16 डिजायर थ्योरी के बारे में बताएं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो बाहरी दुनिया से आपको मोटिवेशन मिलता है कि हमको कोई मनी दे, हमको कोई रिवार्ड दे, हमको कोई पनिशमेंट में थ्रेट कर रहा है, तो आप मोटिवेट होते हैं कि यार मैं इस तरीके का काम नहीं करूँगा। जैसे आपको पता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होगा, तो आप मोटिवेट होंगे कि यार अब बाहर की दुनिया हमसे ये कह रही तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। फ्लो थ्योरी की फ्लो में आपको मज़ा आता है, उस काम में आप इतना रम जाते हैं कि आप उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हैं, कंटिन्यूस उस काम को करने में मज़ा आने लगता है, आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, आपको हैप्पीनेस मिलने लगता है। तो ये फ्लो थ्योरी भी इस तरीके से काम करती है। हालांकि जो फ्लो थ्योरी है उसमें मिहाली चिकित्सेंजमिनहाया का अपना एक एक्सपेरिमेंट है, जिसमें वो कहते हैं कि पीपल कंटिन्यू वर्क करता है क्योंकि उसको उस काम में मज़ा आने लगता है। सोशल कल्चर थ्योरी जो हमारे समाज के कल्चर के हिसाब से हमको मोटिवेट करती है कि यार समाज में उसने ये बना लिया, उसके पास घर है, गाड़ी है, डीजल नीड्स उसकी सारी फुलफिल हो गई, मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप भी मोटिवेट होते हैं। एक तरीके से आप ग्लास लुकिंग अप्रोच को देखते हैं। ग्लास लुकिंग अप्रोच में जो मीड की फिलॉसफी की आप आई मी को देखते हैं कि मैं कौन हूँ, बाहर वाले कौन है, तो बाहर वालों के जो एक तरीके से साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं वो आप पे आने लगते हैं, आप उनकी नकल करने लगते हैं, उनके जैसा बनने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर सोशल मोटिवेशन पैदा करती है, जो आपकी इम्पैक्ट एक्टिविटी को बढ़ाती है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाती है। आप उनके इंटरेक्शन से, उनकी बातें सुन के कि ये इंसान ये कर रहा है, मैं अपने जीवन में कुछ ना तो मोटिवेट होते हैं। जैसे आजकल की महिलाएँ हैं, सोशल इंटरेक्शन के जरिए, नॉलेज के जरिए उनको पता चलने लगा कि गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं, हाय भी अब लिखती हैं, बड़े उससे एक्सक्यूज में भी आने लगा है, कुछ तो इंग्लिश बोलने लगी हैं, रील्स बनाती हैं कि दुनिया बना रही, तो उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी रील्स बनाऊं। पिक शेयर करती हैं, रेस्टोरेंट में जाती हैं, खाती पीती हैं। पहले जो महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, वो जो आई मी का मीड का कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से काम करता है कि उनका जो बिहेवियर है वो सोशल रियलिटी है उसको निकल पा रहे हैं, क्योंकि वो मोटिवेट हो रही, बाहर की दुनिया देख रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन, कारपोरेट सेक्टर देख रही, महिलाओं को आज़ादी मिल रही, तो वो भी काम कर रही हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट कर रही हैं, इकोनॉमी को मदद कर रही हैं, टैक्स में अपना इम्पोर्टेंट जो उसका रोल है, जो उसकी ड्यूटी है उसको प्रॉपर परस्यू कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं। तो ये भी मोटिवेशन का एक कारण है। तो यहाँ मैं आपको बहुत मल्टीपल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी क्या कहती है, पॉजिटिव फीडबैक देती है कि जो आप काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो आप मोटिवेट होते रहेंगे। आपका कॉग्निशन, आपका माइंड कह रहा है कि यार जहाँ मैं दिमाग लगा रहा हूँ मैं सही जगह ला, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ, कल मेरी बनेगी, लोग मुझे जानेंगे, मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे, मुझे अच्छा कहेंगे, प्रेज करेंगे, तो मैं मोटिवेट होता रहूँगा काम करने के लिए। तो यही सारी चीज़ें
ड्राइव रिडक्शन थ्योरी क्या है कि कभी कभी हमारा माइंड, हमारे न्यूरोलॉजिकल सेल किसी काम को करने के लिए मोटिवेट नहीं करते। एक ऐसी स्टेट बन जाती है जहाँ हम मोटिवेट हो जाते हैं, हमारे अंदर स्ट्रेस बिलीव, हमको लगता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं तो हम मोटिवेट नहीं होते हैं। तो इसी थ्योरी के सेटिस्फाइंग जो हमारी डिजायर है, हंगर, थर्स्ट को रोकने के लिए, जो स्टेंट को रिड्यूस करने के लिए केनेथ स्पेस ने 1940 से 1950 में इस पर काफ़ी काम करा। अल्टरनेटिव थ्योरी मास्लो हायरार्की नीड जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ उस पर काम करा और वो थ्योरी काफ़ी रिकॉग्नाइज की गई। तो हम अब कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी की बात करते हैं, जिसको लियन फेस्टिंगोर साइकोलॉजिस्ट ने अपने एक बात से की कि कभी कभी हमको एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट का होने लगता है। हमको लगता है कि हमारे वर्ड जो भी हैं, हम देखते हैं कि हम व्यू जो है संसार से, हमको ऐसा लगता है कि यार ये संसार से हमको डिस्कम्फर्ट होने लगती है कि यार ये इतना मौज मस्ती कर रहे हैं, मुझको ये नहीं करना है, मुझको कुछ दूसरा करना है। जैसे कि अब आजकल सोशल मीडिया में लोग घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रिलेशनशिप में जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, लेकिन कोई बच्चा है जो इन सब चीज़ों से डिस्कम्फर्ट है, उसको पीस चाहिए, उसको शांति चाहिए, वो सही नॉलेज को एक्वायर करना चाहता है, वो समाज में अपना नाम बनाना चाहता है, टीम बनाना चाहता है। तो उन सारी चीज़ों से डिस्कम्फर्ट से बचेगा, अपने को कंफर्ट जोन से हटाएगा और सही चीज़ पे अपना समय लगाएगा, अपने ऊपर पर्सनल फीलिंग के साथ वो एक्शन करेगा, भगवत गीता पढ़ेगा, पुराण पढ़ेगा, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेगा, अपना नॉलेज बढ़ाएगा, अपने ज्ञान को दुनिया तक ले जाएगा, अपना नाम बनाएगा। और इन सारी चीज़ों की जो माया, मोह, माया, लोभ, क्रोध, दोष, इनसे डिस्कम्फर्ट हो के वो एक अच्छा नागरिक बनेगा। तो कहीं ना कहीं वो डिसोनेंस थ्योरी वो इसी पे काम करती है कि उससे भी इंसान मोटिवेट होता रहता है। टेम्पोरल मोटिवेशन की आज टेम्पररी पर्पज में आप किसी चीज़ को सुख मिल रहा है कि चलो गा लिए, खा लिए, नाच लिए, कहीं पार्टी में घूम आए तो थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो गए, तो ये कहीं ना कहीं जो प्रोकेस्टिनेशन का एक तरीके का है कि आप काम को टेम्पररी कर रहे हैं तो प्रोकेस्टिनेट हो रहे हैं, काम को टाल रहे हैं। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। अचीवमेंट मोटिवेशन, अगर आप कोई चीज़ को अचीव कर लेते हैं बेहतर तरीके से, इसके जो फिलासफर हैं जॉन एटिंगसन है, जो एक्सेस व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, आप और एक्स्ट्रा क्या करना चाहते हैं, आप ऐसी स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं कि आप और बेहतर अचीव करना चाहते हैं। जैसे आपने अब कंपनी बना ली, अब कंपनी के अलावा अब आपको एंजल इन्वेस्टर बनना है और कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वहाँ भी शेयर लेना है, तो आप और मोटिवेट होंगे और बेहतर काम करेंगे। अब अलग अलग आपको डिपार्टमेंट में जाना है, पहले आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाते थे, अब 10 सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो उसके लिए टीचर्स लाना है, मोटिवेट होंगे, बेहतर काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, तभी तो टीचर आपके यहाँ पढ़ा पाएंगे। तो ये भी है कि आप सोचते नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा, बस आप मोटिवेट रहते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अचीव करना है। ये नहीं देखते कि मुझे, आपका जैसे कोई एग्जाम, मान लो IAS की तैयारी कर रहे हैं, आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं इस स्टेज पे क्या होगा, लेकिन आप किसी काम को आगे परस्यू करने के लिए, क्योंकि वो आपको मोटिवेशन दे रहा है, तो बस वही चीज़ है। गोल सेटिंग थ्योरी की, आप कोई गोल सेट करें, उसको पाने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की, आपने कोई एक्सपेक्टेशन बनाई है, उस पर आपको खरा उतरना है, तो आप मोटिवेट हो रहे हैं। या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपके अंदर कि मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव करना है, दोबारा से अपने को रीइंफोर्स करना है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट को हटाना है, जैसे कि मैं इस तरीके से बिहेव करूँगा कि अब मेरा फर्दर डिटेंशन ना हो, मुझको अब दोबारा से क्राइम नहीं करना है, मुझे दोबारा से किसी का मर्डर नहीं करना है, तो आप मोटिवेट होंगे कि मुझे अब अच्छा नागरिक बनना है। तो ये जो निगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल। इंसेंटिव मोटिवेशन की, कोई मुझको पर्क दे दे, इमोलीमेंट दे दे, मेरे बेसिक नीड फुलफिल कर दे, तो मैं उसके लिए काम करूँ, कुछ करूँ, तो वो भी मोटिवेशन का एक कारण है। मोटिवेशन ऑपरेशन में कि आप कैसे, कौन सा ऑपरेशन करते हैं, किस तरीके से आप ऑपरेट करते हैं, जिससे आपको किस तरीके का टास्क करते हैं कि आपको मोटिवेशन मिलता रहे। तो ये एक तरीके का इन्फ्लुएंस, जिससे आपका फ्यूचर बिहेवियर चेंज होता रहे, आप दिन का दिन अपने को ट्रांसफॉर्मेशन लाते रहे, अपने बदलाव करते रहें, बेहतर पढ़ने का प्रयास करते रहें। तो ये भी सारी चीज़ें पुश पुल मेथड है। पुश पुल में क्या है कि किसी गोल के प्रति अपने को पुश करना, जैसे मेरी डिजायर क्या है, मुझको कितना रेस्ट चाहिए, कितना मैं रिलैक्सेशन फील करना चाहता हूँ, मेरी प्रेस्टाइज क्या है, मेरा हेल्थ क्या है, मेरी फिटनेस कितनी है, मेरे को कौन सी चीज़ का एडवांस चाहिए, मेरे को कितना सोशल इंटरेक्शन बना के रखना है, कितनी मेरे को सोशल नेटवर्किंग बना के रखनी है। अपने को पुश करते रहना किसी चीज़ के लिए कि मेरी अभी ये नीड है, ये ज़रूरत है, ये डिजायर है, या मैं इस चीज़ को रिग्रेट नहीं करूँगा, ये डिससेटिस्फाइड हूँ मैं इस चीज़ से। तो वो सारी चीज़ें
पुश मेथड में थी। पुल मेथड में कि आप उस काम को, हमको जैसे रिक्रिएशन करने में मज़ा आते तो हम उसको पुल करते रहेंगे, अपने को अंदर से पुल करते रहेंगे, यार मुझको इसमें मज़ा आ रहा है तो मुझको मोटिवेट हुआ उस काम को करने के लिए। ट्रैवलर कहीं जा रहा है तो उसको देख के मज़ा तो मोटिवेट हो रहा है अलग अलग जाने के लिए। डिजायर, किसी चीज़ की आपको डिजायर है तो उसके लिए आप दिन प्रतिदिन मेहनत करते जा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन है किसी चीज़ की तो उसके लिए प्रयास आपका लगातार जारी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एट्रीब्यूशन थ्योरी ये बताती कि आपके रीजन क्या है किसी इवेंट के पीछे, कि जो भी इवेंट है आपका रीजन क्या है, आप उस चीज़ से क्यों कर रहे हैं, आपका इमोशन क्या है, आपका क्या रीजन है, क्यों आप मोटिवेट हो रहे हैं, क्या लॉजिक है, क्या आपका तर्क है, कौन सा तर्क के तरीके आप उस काम को करना चाहता है। तो इसमें जो बर्नार्ड वार्नर का व्यू है वो एट्रीब्यूशन की, आप एट्रीब्यूट हो रहे हैं, आप अपने रीजन को जान के किसी काम को करने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं। इंटरपर्सनल मोटिवेशन में आप सेल्फ डायरेक्टेड है कि आपका थॉट्स ये है कि मुझको ये करना है, आपको अंदर से आ रहा है सेल्फ की, आपको इमोशन की यार मुझको ये काम करना है, आप इमोशनली उस चीज़ के लिए एट्रीब्यूट है अपने अंदर से कि यार मैं इतना मेहनत करूँगा, मैं अपने को इमोशनली, आपके अंदर जो डिजायर है, बिलीफ है, थॉट्स हैं उन पे आप जिंदा है, अमल है। अपने इंटरपर्सनल अंदर से आपके पर्सनल बिहेवियर से चीज़ें जनरेट हो रही हैं कि मुझे मोटिवेट होना है किसी भी काम करने के लिए। अनकॉन्शियस मोटिवेशन एक तरीके का जनरल इंट्रोडक्शन साइकोलॉजिस्ट किताब में दिया है सिगमंड फ्रॉइड। वो कहते हैं कि जो इंसान का अनकॉन्शियस, कुछ ऐसी चीज़ें जो थी जो उसके अनकॉन्शियस में होती हैं, जैसे उसके कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ इमोशन होते हैं, कुछ मेमोरी में चीज़ें पड़ी होती हैं जो अनकॉन्शियस होती हैं, लेकिन वो इन्फ्लुएंस करती हैं कहीं ना कहीं इंसान के बिहेवियर को। लेकिन पर्सन को ये नहीं पता होता कि उसके पीछे का सोर्स क्या है। जब हमारा कॉग्निटिव माइंड या हमारे माइंड के अंदर कोई हार्मोनल चेंज होते हैं या हमारा मूड स्विंग होता है तो वो चीज़ें हमको मोटिव के तरीके हमारे लिए काम करती हैं, और हमारी जो पर्सनालिटी है वो हमारे गोल मोटिव को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से जो हमारे अंदर कुछ इंस्टिंक्ट है जो हम अचानक से सोचते हैं या कुछ हमारे अंदर ऐसा अंदर से आता है इंस्टीट्यूशन की तरह से, कि जैसे हमारी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट है जहाँ हमको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम प्लीजर की तरफ इमीडिएटली भागते हैं, जहाँ पे हम ये भी नहीं देखते कि क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। तो हमको मोटिवेट करता है क्योंकि वो हमारे अंदर इंस्टिंक्ट है, हमारे अंदर ऐसे अनकॉन्शियसनेस में है। जब हमारा मूड स्विंग होता है तो हमको कुछ नहीं को हमको मोटिवेट करता है कि मुझे अपना पर्टिकुलर गोल फुलफिल करना है, मेरा ये गोल है, मुझे ये चीज़ पाना है, ये चीज़ हो गया। जैसे डेट इंस्टिंक्ट है, ईगो है कि इंसान का जब ईगो हो जाता है तो मोटिवेट, तुमने मुझे कैसा कह दिया, अब हम करके दिखाते हैं, देखते हैं तुम हमको कैसे रोकते हो। जो मैंने अभी आपको सिगमंड फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया, इलेक्ट्रा के बारे में बताया, तो ये वही है कि ईगो और सेल्फ वो होता है, उसमें झगड़ा होता रहता है सेल्फ प्रिजर्वेशन करने के लिए, क्योंकि समाज उसको मानता है कि जब ईगो होगा तो वो सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए मोटिवेट होता है कि अपने को पहले प्रिजर्व करना है। अगर इंसान के बाद कोई आ जाती है, इंसान को खतरा हो जाता है तो इंसान के अंदर ईगो आ जाता है कि यार पहले मुझे अपने को बताना है, कहीं मैं अपने को पहले कंट्रीब्यूट करूँ, प्रिजर्व करूँ। तो अपने आप को मोटिवेट करता रहता है, नई नई चीज़ें थिंकिंग लाता रहता है कि यार मुझे किसी भी तरीके से अपने को बचाना है, अपने लिए काम करना है। इसीलिए लोग कहते हैं कि पहले अंदर झांको तब दुनिया बदलेगी। तो वो सही बात है, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर मोटिवेशन डालता रहता है। तो ये ईगो क्या करता है, ये आपको प्रिवेंट करता है, जो आपके अंदर की एक्शन है वो अर्ज को रोकता है। जो सोशल एक्सेप्टेंस है कि किसी काम को करो, लेकिन उस काम को करने के लिए वो मना करता है कि नहीं, अगर तुम किसी के साथ इस तरीके करोगे, ये चीज़ें समाज में सोशल अनएक्सेप्टेबल हैं, तो उसके अंदर ईगो डालता है कि मुझको समाज कैसे रोकता है, मैं इन चीज़ों को नहीं मानूंगा। जो ये कंजर्वेटिव थिंकिंग है इनको मुझको हटाना है। जैसे पहले कंजर्वेटिव थिंकिंग में क्या था कि हमको यही कपड़े पहनने, यही फिलॉसफी अपनानी, हमको कल्चर बिलीफ में जो हमारा परिवर्तन नहीं होगा, हमको यही खाना है, हमको यही पीना है। लेकिन आजकल वेस्टर्न
वेस्टर्नाइजेशन की वजह से या सेकुलराइजेशन की वजह से, संस्कृताइजेशन की वजह से, कल्चर, टेस्ट, प्रेफरेंस, ग्लोबलाइजेशन की वजह से चीज़ें बदली हैं। जो समाज में चीज़ें थी वो उसमें से बदलाव हो रहा है। तो ये एक ईगो का काम कर रहा है उसके लिए कि वो मोटिवेट है कि हमको इनकी चीज़ें नहीं मान ली। वो कल्चर उनका बदला है, कपड़े, फैशन, हर चीज़ में परिवर्तन है। कल तक लोग नमस्ते बोलते थे, आज गुड मॉर्निंग, हाय, और न जाने कौन कौन से रिलेशनशिप में देख लीजिए। पहले एक आदमी का अगर है तो जन्म जन्मांतर के लिए शादी होती थी, आजकल शादियाँ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हैं। लोग एक से एक शादी नहीं करते, दो दो तीन तीन शादियाँ कर रहे हैं। इवन इंटर कास्ट शादियाँ हो रही, इंटर रिलीजन शादी हो रही, इंटर नेशनल ट्रांसनेशनल शादियाँ हो रही। तो परिवर्तन हो रहा है, नए नए इटिक्स आ रहे हैं, नए नए रिलीजन आ रहे हैं। तो ये चेंजमेंट हो रहा है। तो ये ईगो का परिणाम है कि उनके अंदर ईगो आ गया, हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। तो सिग्मंड फ्रॉइड बहुत ऊँचे कलाकार हैं, बहुत ज़्यादा इनकी थिंकिंग पर्सपेक्टिव वाइड है। तो ये मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। प्रमाइन के बारे में जानते हैं। ये आपके अंदर सेंसिटिविटी डालती है किसी काम को करने के लिए, कि आप सेंसिटिव होते हैं, आप अंदर से सचेत होने लगते हैं कि यार अगर आपको पता चल जाएगा कि यार कैंसर होता है गुटखा खाने, तो स्वाभाविक सी बात है, प्रोबेबिलिटी है कि आप स्मोक करना छोड़ देंगे, गुटखा खाना कम कर देंगे। तो ये आपको मोटिवेट कर रही है अंदर से, आउटसाइड सोर्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको ये काम नहीं करना है। तो ये प्रमाइन भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू है जो काम करता है। कॉन्शियस मोटिवेशन जो फ्रॉइड का है वो बताता है कि कुछ कार्डिनल ट्रेट होते हैं जो सेल्फ बिहेवियर होते हैं, कि हमको सेल्फ किस तरीके से बिहेव करना है, हमको कहाँ जाना है, वो मोटिवेट करता है। सेंट्रल ट्रेट होते हैं कि हमको प्रेजेंट में जो पीपल सोच रहे हैं उनके बारे में सोचना है, उससे वो मोटिवेट होते हैं। सेकेंडरी चीज़ें होती हैं कि हमारा जो लर्न इंडस्ट्रियसनेस एक थ्योरी होती है कि हमारा एबिलिटी पुश टू इट, हम ग्रेटर रिवार्ड के लिए काम करते हैं, हम अपने को पुश करते हैं कि यार हमको सबसे बेहतर करना है, हमको सबसे आगे जाना है, हमको दुनिया का सबसे बेहतर आदमी बनना है, सबसे बेहतर काम करना है। तो हमको जो इंसेंटिव बेहतर मिलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है जो इंडिविजुअल होगा वो आगे काम करने के लिए इच्छुक होगा, उसमें इच्छा जागृत होगी, तो वो बेहतर काम करेगा, वो मोटिवेट रहेगा। मोटिवेट की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ होगी, प्रॉफिट बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं जो रिलेशन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का वो भी बेहतर होगा। और कहीं ना कहीं जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पे, अगर एम्प्लॉय का इमोशनल इंटेलिजेंस समझ जाए कि उसको कैसे बेहतर करना है, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन दिन दुगुना रात चौगुना बात करेगा। जो डैनियल गोलमैन का अपना एक व्यू है, जब मैं कभी इथिक्स पढ़ाऊँगा तो उस पर बात करेंगे। एक थ्योरी रिवर्सल थ्योरी होती है जो हमारे अंदर इमोशन के जरिए हमसे काम करा लेती है, क्योंकि इंसान कितना इंटेलिजेंट हो, अगर वो अंदर से इमोशन से भर जाएगा, लव से, हैप्पीनेस से, प्रेम करने लगेगा या बॉन्ड बन जाएगा ना, तो वो आपके लिए दिन रात मेहनत करेगा आपकी। तो ये जो थ्योरी है बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में। थ्योरी 30 से ज़्यादा फील्ड पे कारगर है और ये 30 से ज़्यादा कंट्रियों में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। इसको डॉक्टर माइकल एप्टर ने और केन स्मिथ ने 1970 में दिया। जैसे कोई खिलाड़ी अगर उससे कह दो कि तुम एक बार वो गोल्ड नहीं लाए, दोबारा उसको इमोशनली भर दो तो वो दिन रात मेहनत करेगा। साइकोलॉजी में अगर क्रिमिनल को तुम साइकोलॉजी चेंज कर दो उसके माइंड की, तो भी एक बेहतर इंसान बन जाएगा, कभी क्राइम नहीं करेगा। बिजनेस में अगर तुम इमोशन से भर दोगे तो आदमी दिन रात, दिन दुगुना, दिन चौगुना मेहनत करेगा। मेडिकल केयर में अगर डॉक्टर इमोशन से भरेंगे तो कभी पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, बेहतर इलाज करेंगे, मानवता की सेवा के लिए करेंगे। तो जैसे कि विवेकानंद कहते हैं कि सर्विस ऑफ द मैन इज अ सर्विस ऑफ द गॉड, तो उस फिलॉसफी से वो चलेंगे। जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी और वो किसी केयर और काशन के साथ करेंगे, गुड फेथ में करेंगे। ये एडिक्शन जो है सेक्स का, ड्रग का, जब उनको सही इमोशनली भर दिया जाएगा तो वो फिलॉसफी की तरफ सही किताबें, सही चीज़ें पढ़ेंगे, सोशल गैदरिंग सही तरीके से लेंगे, उनका सही से सोशलाइजेशन होगा और उनकी जो सही से जो फिलॉसफी है उसमें परिवर्तन आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन, वो ज़्यादा खुशी रहेंगे, ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है वो सही ज्ञान देंगे जो मानवता के काम आएगा, जो ह्यूमन रेस को आगे ले जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो कृपया
लाइक सब्सक्राइब करते रहे और अर्पित कुमार इलाहाबादिया को सपोर्ट करते रहे। कि वही है कि लोग कुछ भी कहें लेकिन हमको मोटिवेट होने रहते हैं। कि लोग कहते हैं कलयुग आ गया है, स्त्री अपनी शर्म भूल गई है, पुरुष अपने संस्कार भूल गया है, गुरु अपना धर्म भूल गया है, और तो और इंसान अपनी इंसानियत भूल गया। तो हमको इंसानियत नहीं भूलनी, इंसानियत सबसे ऊपर है। चाहे कुछ भी आए, कोई सा भी युग आए, चाहे स्त्री कुछ भी कपड़े पहने, कुछ कहीं भी स्लटिंग करती है, कुछ भी करे, पुरुष जाके किसी भी मुँह मारे, कुछ भी करे, लेकिन इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। जो आज का समाज है वो बहुत बदल गया और इन सब चीज़ों से हमको बाहर निकलने का एक ही जरिया है कि हमको अपनी इंसानियत नहीं भूली, प्रेम करना है, रिस्पेक्ट करनी है, हेल्प करनी है दूसरों की। कि कर भला तो हो भला, तो सबका भला करते रहना और बेहतर ह्यूमैनिटी काज के लिए मेहनत करते रहना है। तो मैं आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव मोटिवेशन पे दिया हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कृपया अर्पित कुमार इलाहाबादी इंस्पायरिंग वर्ड को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहो, अपना आशीर्वाद देते रहे। फिर मैं कोई नए टॉपिक के साथ आप लोगों के लिए मिलूँगा। तब तक आशा करता हूँ कि आप ये जो भी गोल सेटिंग थ्योरी है, 16 डिजायर थ्योरी है, मास्लो की थ्योरी है, हेडोनिज्म का कॉन्सेप्ट है, मोटिवेशन रिवार्ड थ्योरी है, पुशपुल मेथड है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, जानेंगे। और जहाँ से भी आपको चीज़ें मिले पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंट प्यार आशीर्वाद देते रहिए। मैं आपको उम्मीद देता हूँ कि मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा जो आप तक आपने कभी नहीं सुनी है और ना ही कहीं पढ़ी होंगी। बिलीव मी, मार्क माई वर्ड, एंड आई विल डू some good thing for you, and please keep supporting, like and subscribe my channel and give me lots of hope and ashirwad so that I can make and eager to make these videos for the general awareness, for the general curiosity and for the maximum social cause. Thank you and have a nice day.